सो हेलो एवरीवन एंड आई बिलीव दैट एग्ज़ाम्स के बाद और रिज़ल्ट के बीच का ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा जा रहा होगा एंड अच्छा भी जा रहा है। और अब जैसे जैसे रिज़ल्ट का टाइम आते जा रहा है धीरे धीरे वो पैनिक या प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है कि देखो क्या आएगा पता नहीं रिज़ल्ट में। और अभी देखो इस अटेम्प्ट का जो सबसे मुश्किल पेपर आया था डेफिनेटली वो टैक्स का था इन द फर्स्ट ग्रुप। अपने आप में लीक से हटके पेपर था और लिटरली इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर। बट जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो वन शुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि उसमें काफ़ी अच्छी मार्किंग होती है, क्योंकि पेपर अपना ही खराब नहीं गया है, सबका खराब गया है। तो डेफिनेटली आई वी एक्सपेक्ट दैट अच्छी मार्किंग करेंगे, बिकॉज अपने आप में एक बिल्कुल लीक से हटके पेपर था टैक्स का। नाउ इन माय डिस्कशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स पेपर। इनकम टैक्स वाला जो सेगमेंट है उसकी मैं बात करूंगा। और ये जो सेगमेंट है विच वाज एक्चुअली पार्ट टू हियर, इसकी मैं बात करने वाला हूँ पार्ट टू हियर। तो ये जो पार्ट टू में आया था इनकम टैक्स का सेगमेंट, इन फैक्ट दैट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू एड्रेस राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। मैं आपको बतला देता हूँ कि देखिए वो जो एमसीक्यूज थे वो इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि क्या उसमें आया था, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है हमें। सो एमसीक्यूज की हम बात नहीं करेंगे। माय डिस्कशन प्रिसाइजली इज गोइंग टू बी अबाउट दिस सेगमेंट। और पार्ट थ्री में आता है, आपको पता है, जीएसटी, तो उसकी भी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट द सब्जेक्ट विच आई एम इनटू। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वहीं से अपन बात चालू करते हैं। मैं कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या बहुत ज़्यादा राइट, आई विल नॉट बी टॉकिंग मच अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट हियर। माई फोकस इज नॉट गोइंग टू बी दैट कि मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशंस उसके बताऊं, आंसर्स बताऊं। आंसर्स तो आईसीएआई बता ही देगी आपको अपनी जगह। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ओवरऑल अप्रोच बताऊं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, या एक टेंटेटिवली कैसी उसके आंसर्स होंगे। टेंटेटिव इसलिए क्योंकि हो सकता है टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स कैन बी देयर। तो एक टेंटेटिव मैं उसका डिस्कशन करूंगा एंड दैट इज हाउ आई विल बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स इट। तो देखिए अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है मिस्टर शिवांश इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एजेड 61 ईयर्स। तो अपने को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट समझ आ गया, 3 लाख रुपए है। ही इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर पार्ट्स। तो हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंसेंटिव की बात आए, जैसे एडिशनल डिप्रिसिएशन। वैसे उनका फोकस नहीं था उसमें, तो दे हैव नॉट कवर्ड द एडिशनल डिप्रिसिएशन। वो ही सब्जेक्ट टू ऑडिट। बिकॉज ही सब्जेक्ट टू ऑडिट, एक दो पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे एक ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात आ जाती है, दैट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज नॉट 31 जुलाई बट इट इज 31 अक्टूबर। दैट मे बी रेलिवेंट समटाइम्स। अब ही इज प्रोवाइडिंग यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको करना क्या है इसमें वो ज़रूर देख लें सबसे पहले। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इनकम and the tax liability of शिवांश। सो नॉट ओनली द टोटल इनकम बट द टैक्स लाइबिलिटी। अब जैसे ही उन्होंने टैक्स लाइबिलिटी कहा, अपने दिमाग में आ जाता है कि फिर तो दो कैलकुलेशन हो जाएंगे, 115 बीएससी एंड इग्नोरिंग 115 बीएससी। सो दे हैव सेड दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। तो अपने को वो सब नहीं करना है, और एएमटी को भी जो है वो भी इग्नोर करना है। हो सकता है कोई इनकम बेस्ड डिडक्शन वगैरह हो, तो उसमें भी एएमटी के प्रोविजंस को इग्नोर करना है। So you have to calculate the total income and the tax. अब see how they have furnished the information. तो ग्रॉस प्रॉफिट से वो चालू कर रहे हैं। तो जो बेसिक ट्रेडिंग आइटम्स होंगे उनको उनने इग्नोर कर दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है, मैं बताता हूँ। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, ये ठीक है, नेट ऑफ टीडीएस है, कोई बड़ी बात नहीं, आपने ग्रॉस अप कर लिया होगा उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स को इग्नोर करना रहता है, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स को लेना रहता है, प्रोफेशनल फीस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, नेट प्रॉफिट। तो देखिए आप हमेशा बिजनेस हेड का कैलकुलेशन चालू करते हैं नेट प्रॉफिट से, तो वो आपने बेस फिगर ले लिया होगा। अब इसी में आप सारे एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे। सो यू कैन योर सेल्फ यूज द कैलकुलेटर इन दिस डिस्कशन एंड ट्राई टू इवेल्युएट कि मेरे डिस्कशन के बेसिस पे इनकम क्या होगी।
मैंने ऐसा कोई कैलकुलेट नहीं किया है। मैं आपको बताते जा रहा हूँ प्रिंसिपली होना क्या चाहिए ट्रीटमेंट, उस हिसाब से अपन कुछ इवेल्युएट करते जाए। तो देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट पी एंड एल के क्रेडिट में दिया है ना। नेट प्रॉफिट में पहले पी एंड एल का एनालिसिस अपने को करना चाहिए। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट पी एंड एल में क्रेडिटेड है, इसको अपने को लेस करना चाहिए, क्योंकि ये पी एंड एल से चला जाएगा। और इसका एक अलग ही ट्रीटमेंट होता है 41(1) के अंतर्गत, एंड अलोंग विद कैपिटल गेन्स। तो ट्रीटमेंट आगे फुटनोट में दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो सकता है। तो फिलहाल अपन इसको यहाँ से लेस कर लें, 15 लाख एंड ऑड फिगर में से लेस कर लें। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी 31,500 को बिजनेस हेड से लेस कर लें, ग्रॉस अप कर लें। ग्रॉस अप करके मेरे ख्याल से 45 या 46,000 इनकम आएगी, उसको अदर सोर्सेज में टैक्स कर ले एट 30%, है ना। 30% रेट लगेगा जब आप फाइनली टैक्स निकालोगे ना, तो याद रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डेबिटेड है, कुछ नहीं करना है। सैलरी एंड वेजेस डेबिटेड है, कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड है, कुछ नहीं करना है। डिप्रिसिएशन डेबिटेड है, ऐड बैक करना, क्योंकि डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स हमको अलाउ होगा, इंफॉर्मेशन फुटनोट में दी गई होगी। प्रोफेशनल फीस डेबिटेड है, कुछ नहीं करना है। उसके अलावा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस डेबिटेड है, कुछ नहीं करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड है, कुछ नहीं करना है। तो 2-3 एडजस्टमेंट पी एंड एल के बेसिस पे करना चाहिए। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, एंड सी इट कॉल्स फॉर यू इन द एग्जाम हॉल कि अपन उसी इंफॉर्मेशन को वहीं देखकर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अपन ने देखा, स्पॉन्टेनियसली अपन ने सोच लिया कि इसका ये ट्रीटमेंट होगा। बहुत मुश्किल चीज है, पर अपन देखो उसको कोशिश करो, समझते अपन देखो क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वर अंडर वैल्यूड बाय 10%, ठीक है, अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो हमने दिखाया ओपनिंग स्टॉक 4,50,000, मतलब ये 90% है। 450 डेबिट किया, जो कि 90% है। डेबिट होना चाहिए 100%, तो अपने को क्या करना चाहिए कि अगर ये 90 है तो और 10% कितना होगा, इतना डेबिट और बढ़ाना है, तो इसको लेस करना है। मतलब एक्चुअली 50,000 आ जाएगा, आप देखो कैलकुलेट करके। 4,50,000 अगर 90% है तो 10% और डेबिट करना है। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट किया होगा, तो क्रेडिट अपन ने जो किया है वो 558 क्रेडिट किया है, जबकि क्रेडिट होना चाहिए आई थिंक 6,20,000। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्रेडिट बढ़ानी है, मतलब इसको अपने को ऐड करना है। क्रेडिट मतलब प्लस करना है, तो आई थिंक 62,000 शुड बी एडेड हियर, एंड 50,000 शुड बी डिडक्टेड। प्रॉफिट में इतना हमने गलती की है, तो उस गलती को हमको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा है सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। अब देखो, हमने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 20% ऑफ बेसिक कंट्रीब्यूट किया है नेशनल पेंशन स्कीम में। इसमें एक ही एम्प्लॉय की बात हो रही है, उसी के संबंध में कंट्रीब्यूशन है। तो 3 लाख का 20% मतलब 60,000 कंट्रीब्यूट किया है, बेसिक का 20। और जबकि हमको जो अलावेबल होता है वो होता है अप टू 10% ऑफ सैलरी, पर वहां सैलरी के कंपोनेंट होते हैं बेसिक प्लस कंडीशनल डियरनेस अलावेंस। तो डियरनेस अलावेंस है बेसिक का 40%, और उसका 50% जो है वो कंडीशनल है। तो मतलब 3 लाख का 20% और ले लो, वो ऐड कर दो, 3,60,000। 3,60,000 का 10%, 36,000 रुपए जो है वो अपने को अलावेबल है। तो 60,000 हमने डेबिट किया है, 36,000 अलावेबल है, तो जो बचा हुआ 24,000 है वो डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अंडर सेक्शन 36 इट इज प्रोवाइडेड दैट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम is allowable only up to 10% of salary. So you have given 20% of basic, whereas it is allowable only 10% of salary. Some employees have opted under for retirement under VRS. तो VRS में क्या होता है कि अपने को जो पूरा 2,40,000 है उसको एड बैक करना है, और केवल उसका 1/5 अलाउ करना है। VRS का सेक्शन होता है 35 DDA,
जिसमें 1/5 फॉर 5 ईयर्स अलावेबल होता है, तो 2,40,000 एड बैक हो जाएगा और 2,40,000 का 1/5 जो भी फिगर आता है 50,000, 40,000, 45,000 वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 45,000 को लेस करना है, 240 को ऐड करना है, या कोई नेट ऑफ करके भी कर सकता है, मतलब तो नेट ऑफ करके भी कर सकता है। अल्टीमेटली 4/5 डिसअलाउ होगा। फिर अगला लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। आप देखोगे P&L में 7,50,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड है, तो उनने क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड 15% पर एनम ऑन लोन ऑफ ₹12 lakhs विच वॉज टेकन फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब एक तो ये कैलकुलेट करो, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का 15%, और नहीं, आपने एक्चुअली लोन लिया 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए का 15% फॉर 11 मंथ्स, क्योंकि आपने लोन लिया 1 मई को, तो 12 लाख का 15%, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लेना, जो भी फिगर आएगा वो इंटरेस्ट का फिगर P&L में डेबिटेड है, पर इनफैक्ट द कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो P&L से ऐड बैक हो जाएगा। जो भी फिगर आएगा 12 लाख का 15% फॉर 11 मंथ्स, वॉट एवर इट कम्स उसको ऐड बैक कर देना, और 80 EEB में उसको माइनस कर देना, सब्जेक्ट टू दैट 1,50,000, आई थिंक 1,65,000 का कुछ इंटरेस्ट बनेगा, तो 1,65,000 को आप P&L में प्लस कर देना, और 80 EEB में 1,50,000 को माइनस कर देना। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अलावेबल होता है ना वहाँ पे, तो माइनस कर देना। कितने सेक्शंस आप देखो एक साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं बिजनेस हेड में, दे आर ट्राइंग टू टेक यू टू वेराइटी ऑफ सेक्शंस। डिप्रिसिएशन अलावेबल एज पर इनकम टैक्स इज 4,50,000, तो वो जो डेबिटेड था बुक्स में वो ऐड किया था, इसको लेस कर देना। बट ड्यूरिंग कैलकुलेशन कुछ एरर हो गया उनसे। एरर क्या हो गया, मोटर कार खरीदी थी 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए की जो मोटर कार खरीदी थी 25 अगस्त को, 3 लाख का 15% डिप्रिसिएशन दे देना है ना, जानबूझ के वो दे रहे हैं। देखो इन्फॉर्मेशन 25 अगस्त 2020, वो एक कंफ्यूजन था ना कि अगस्त 19 से मार्च 20 के बीच में जो कार खरीदी थी उस पर डिप्रिसिएशन 30% मिलता था, अगस्त 19 से मार्च 20 के बीच में, ये उसके बीच में थोड़ी खरीदी है, तो इस पर 15% मिलेगा, तो 4,50,000 प्लस 45,000 ये दोनों लेस कर देना, ये लेस करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। एन असेट वॉज परचेज फॉर 6 lakhs फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। अब देखो साइंटिफिक रिसर्च जो बुक्स में उसका प्रॉफिट क्रेडिटेड बताया था ना, उसको अपन ने लेस किया। अब ये पॉइंट मैं मान के चल रहा हूं कि शायद ही कोई स्टूडेंट सही कर पाया होगा। तो एक तो क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दैट साइंटिफिक रिसर्च उसको अपन ने बिजनेस हेड से हटा दिया था, उसको अपन ले जाओ कैपिटल गेन में। वो 2 लाख रुपए जो बिजनेस हेड से हटाया था उसको कैपिटल गेन में टैक्स कर लो। उसके अलावा बिजनेस हेड में क्या होगा, 41(1), 41(1) मतलब डीम्ड बिजनेस इनकम। उनका ये कहना है कि जब आप साइंटिफिक रिसर्च असेट को बेचोगे तो वो जो डिडक्शन आप पहले ले चुके हो दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। तो 6 लाख का डिडक्शन आप ले चुके हो, 6 लाख को अब इनकम मान लिया जाएगा, तो 6 लाख बिजनेस इनकम और 2 लाख विल गो टू दी चैप्टर कैपिटल गेन्स। आई बिलीव पूरे देश में अगर 5 बच्चों ने भी ये सही किया हो तो 5 तो सीए इंटर पास हो जाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत विचित्र है। पहले डिडक्शन ले चुके हो, वो माइनस कर चुके हो, अब ये 41(1) में टैक्सेबल होगा, और उसके अलावा कैपिटल गेन में जाएगा वो प्रॉफिट जो आपको अराइज हुआ। ठीक है, 6 में खरीदा 8 में बेचा, तो 2 का प्रॉफिट कैपिटल गेन में जाएगा, 6 लाख बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगा। तो एड इट हियर in business head and capital gain, this is taxable. A plot of industrial land which was used by Shivansh for business for last 10 years was compulsorily acquired. अब अपने दिमाग में क्या आता है, कंपलसरी एक्विजिशन तो सर एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्ट होता है बिल्कुल, तो यहाँ पहला आंसर अपना यही होगा कि साहब कंपलसरी एक्विजिशन इज एग्जम्प्ट। पर विदाउट प्रिजुडाइज ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, तो हमको कैपिटल गेन निकाल के आना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल सोचना है। बाकी आपने ये भी लिख दिया हो कि इट इज एग्जम्प्ट अंडर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, तो भी वो सही है, अज्यूम कर लिया हो ऐसा तो भी सही है। अब मेरे हिसाब से मान लो अगर आप कैपिटल गेन निकालते हो तो क्या करोगे, 12 लाख कंपनसेशन मिला, आपकी 2 लाख रुपए कॉस्ट है, उसको इंडेक्स कर दोगे, इंडेक्स वैल्यूज दी हुई है उससे इंडेक्स कर देना, और इंडेक्स करके आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। वो जो भी कैपिटल गेन आ जाएगा उसके ऊपर आप टैक्स कर देना। ठीक है,
अनादर इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदने पे कुछ नहीं होगा। देखो आपने एक लैंड का एक्विजिशन हुआ और उसके आपने लैंड खरीदा, अच्छा 54 डी में यू कैन डेफिनेटली टेक दैट इंसेंटिव। 54 डी में होता है कि आपको जो कैपिटल गेन आया वो कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट करो अनदर प्लॉट में, अनदर लैंड में, बिल्डिंग में, तो यू विल गेट अ डिडक्शन, यू कैन गो फॉर 54 डी। उसके अलावा इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया है ये इंटरेस्ट विल गो टू IFOS, उसमें 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो 54,000 का 50% 27,000 IFOS में टैक्सेबल होगा। सो दिस इज IFOS। इसके अलावा ये कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का लंबा चौड़ा कैलकुलेशन 12 लाख माइनस 2 लाख इंडेक्स कॉस्ट करके वो कैपिटल गेन आ जाएगा, उसमें 54D का एग्जम्पशन आ जाएगा। तो इसके साथ इनकम आ जाएगी। इनकम में देखो आपके कौन कौन से हेड्स ओपन हो गए, PGBP, ठीक है, उसके अलावा कैपिटल गेन्स, IFOS, इन तीनों का टोटल करना है ना। PGBP में तो बिजनेस इनकम आ गई, कैपिटल गेन में 2 इनकम आ गई, इफ यू रिमेंबर एक इनकम आ गई विच इज द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, और एक इनकम आ गई विच इज दिस कंपल्सरी एक्विजिशन। IFOS में 2 इनकम आ गई, एक आ गया आपका लॉटरी इनकम और एक आया था इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन 50%, 27,000 रुपए। इससे ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। इसमें से स्पेशल इनकम हटा लेना, जैसे लॉटरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा के 80 EEB का डिडक्शन दे देना और फिर टोटल इनकम निकाल लेना। बस टोटल इनकम निकाला, उस पर स्लैब रेट से 3 लाख का स्लैब लेके टैक्स निकाल लेना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। खतरनाक था, बिल्कुल खतरनाक था। इससे क्या होता है, मॉरल डाउन होता है कहीं ना कहीं। जब हम पेपर देने जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसा लगता है ये क्या लेवल का क्वेश्चन आ गया, मॉरल डाउन होता है। डोंट वरी, आगे एक आध दो क्वेश्चन और उन्होंने दिए आपका मॉरल डाउन करने के लिए, जानबूझ के दिए, बट बाकी पेपर तो अपन कर ही सकते थे, ठीक है। पूरा मॉरल एकदम से नहीं डाउन करना चाहिए, आखिरी दम तक हमको लड़ना चाहिए। यही इस पेपर से हमको शिक्षा मिलती है कि CA एग्जाम में आखिरी दम तक लड़ो, 3 घंटे मिले, लास्ट मोमेंट तक लड़ो। पेपर डेफिनेटली डिफिकल्ट था, मार्किंग अच्छी होगी, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको देखो, एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। सिंपल एकदम क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मिस्टर राहुल एज एन एम्बेसडर इन जापान। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, आगे दिया भी है सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्क कर रहा है, नेचर ऑफ इनकम है सैलरी, उसकी सैलरी टैक्सेबल है 7,50,000, ठीक है, पर उसका जो अलावेंसेज हैं वो एग्जम्प्ट है, तो सैलरी 7.5 लाख टैक्सेबल, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000, ये देना मत भूलना, और ये जो अलावेंसेज हैं ये एग्जम्प्ट हो जाएंगे, दैट इज इट, ठीक है। ही इज अ नॉन रेसिडेंट, तो भी सोर्स रूल के अंतर्गत सेक्शन 9 में हिज सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। फिर उसके बाद आता है मिस जूही, अ नॉन रेसिडेंट, इज एंगेज्ड इन द ऑपरेशंस कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया। एक्चुअली इसके ऊपर एक सर्कुलर है CBDT का, वो सर्कुलर कहता है, सर्कुलर नंबर 23, वो बड़ा पुराना सर्कुलर है 1969 का। ये सर्कुलर कहता है कि इफ यू आर एंगेज्ड मियरली इन द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फ्रॉम इंडिया, then in such a case your income is not accrued in India. So if your operations are limited to purchase of goods from India, income is not accrued in India. So on that circular actually ये question था, और ultimately income is not taxable in India. अगर आपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए होंगे तो जरूर से ये आपने 2-3 बार ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका था, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से देखिए। उसके बाद अगला है, ठीक, कितने 7 नंबर का है ना, तो मॉरल डाउन मत करो, पहला पेपर क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, ये दूसरा कर लो, 7 नंबर तो अपने हुए, चालू यहीं से करो, ठीक है, ऐसा करना चाहिए, है ना, ये कर लो, इजी है, 7 नंबर अपने। मिस्टर नवीन, अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, हैज अर्न 3 लाख एज रॉयल्टी, तो उनको 3 लाख की इनकम हुई रॉयल्टी की। रॉयल्टी इनकम हुई किसके जरिए, नॉन रेसिडेंट के जरिए, तो नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट से रॉयल्टी कमाई, बट द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज ये नॉलेज यूज कहां हुआ, सो इट वाज यूज्ड इन इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। राकेश हैज यूटिलाइज्ड द पेटेंट राइट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन इंडिया बिकॉज इट वाज यूज्ड इन इंडिया, इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। इससे कोई मतलब नहीं है कि पैसा दिया कहां, रिसिट रूल पे टैक्सेबल नहीं हो,
It may be received in India, it may be received outside India, but the bigger word is where this knowledge was used. Because it is used in India, income is accrued in India. उसको ये पूरा 3 लाख रुपए इंडिया में टैक्सेबल है, मिस्टर नवीन को। ठीक है, 7 नंबर का स्कोप ऑफ इनकम टैक्स से क्वेश्चन बहुत इजी चल रहा है अभी तक। अब उसके बाद ये देखो, मिस्टर जेम्स एन एनआरआई borrowed 10 lakhs on this date from Mr. Akash, who is also non-resident, and invested such money in shares of Indian company. तो नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे किया, पर वो पैसा कहाँ यूज हुआ? इंडिया में। सो बिकॉज दैट मनी वॉज यूज्ड इन इंडिया, तो मिस्टर जेम्स ने जो मिस्टर आकाश को पैसा दिया है, मिस्टर आकाश के हाथ में दिस अमाउंट वुड बी taxable in India. Again, the nature of income is interest. Interest is accrued in India if it is used in India, if the money is used in India. फिर आ गया बीप क्वेश्चन। तो ये 7 नंबर बहुत आसान थे। अब अगले 7 नंबर पे आओ। मिस्टर मिशिका हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ CVM बिल्ड लिमिटेड। अब देखो वो लोग क्या करते हैं, क्लेवर प्ले करते हैं। जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो हो सकता है कि आपको सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट तो आता है, पर सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट नहीं आता है, क्योंकि ये पार्ट बड़ा डिफिकल्ट उन्होंने पूछा है। दिस इज अबाउट जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। उसके बारे में ये क्वेश्चन उन्होंने जनरेट करके पूछा है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, मिशिका लैंड ओनर है और उन्होंने बिल्डर के साथ टाई अप किया है। वो अपनी जमीन देंगी, जमीन की कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। तो 15 लाख की कॉस्ट, उसको इंडेक्स कर लेना 2009-10 से 2020-21 तक, वो इंफॉर्मेशन दी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो सही आ जाएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, वो आ गई 15 लाख एज इंडेक्स्ड। फिर सेल कंसिडरेशन, वो भी रूल सिंपल है 45(5)(a) में सेल कंसिडरेशन होता है दी स्टैम्प वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड। तो पूरा मॉल का 20% उनको मिला, तो पूरा मॉल की स्टैम्प वैल्यू है 4,14,00,000, उसका 20% उनको मिला। तो इसका 20% निकाल लेना, कुछ 82,80,000 आएगा। तो वो 82,80,000 जो मिला है वो सेल कंसिडरेशन आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, इंडेक्स 15 लाख, उसके हिसाब से कैपिटल गेन आ जाएगा ऑन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये एक हिस्सा हुआ। अब दूसरा हिस्सा आता है। सब्सिक्वेंटली मिशिका ने क्या किया कि उसको जो मिला था उसका 15% हिस्सा बेच दिया। ठीक है, शी सोल्ड हर 15% शेयर इन द शॉपिंग मॉल, हर 15%। तो व्हाट आई कैन मेक आउट इज कि उनको मिला था 82,80,000 का, उसका 15% निकालो। इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता था कि 20 में से 15 बेच दिया, तो 5 ही बचा मिशिका के पास। यहाँ पे क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग लूज है, अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं है, तो एक नोट लिख देना चाहिए अपने को कि सर वी आर अज्यूमिंग कि 15% ऑफ 20,000, तो मतलब 82.80 का 15% बेच दिया, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अनदर इंटरप्रिटेशन कुड हैव बीन कि 82.80 का 15/20 मतलब 75% बेच दिया। तो वट एवर इंटरप्रिटेशन यू हैव टेकन, यू गो बाय दैट, लिख देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से ड्राफ्ट नहीं किया है, कुछ जल्दी रही होगी, पता नहीं क्या है, तो यहाँ थोड़े गड़बड़ लगता है। तो 82.80 का मैं ले लेता हूँ 15% बेच दिया, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई और सेल कंसिडरेशन हो गया 65 लाख। तो उससे कैपिटल गेन आ जाएगा शॉर्ट टर्म ऑन द सेल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द मॉल। फिर उसके बाद ये 2 कैपिटल गेन आ गए। एक कैपिटल गेन आया लैंड देने पर, दूसरा कैपिटल गेन आया शॉपिंग मॉल में अपना हिस्सा बेचने पर। अब उसके बाद उन्होंने एक घर खरीदा, ये घर खरीदा 46 लाख में एंड ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस। घर खरीदा 46 लाख में, खुद रह रही है। अब देखो, इंडिविजुअल को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, एक तो लैंड उन्होंने दिया था और दूसरा उन्होंने दिया था दैट इज हर शेयर इन द शॉपिंग मॉल। तो ये 2 को बेचकर उनको कैपिटल गेन हुआ और उन्होंने घर खरीद लिया। तो सेक्शन 54F कम्स इनटू प्ले। ठीक है, ये घर भी उन्होंने जो खरीदा है ना, आप देखो विद इन 1 ईयर प्रायर टू ट्रांसफर है। उन्होंने ये शॉपिंग मॉल का अपना हिस्सा बेचा 18 मार्च 21 को
और घर खरीदा 9 मई 20 को, तो विद इन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर उन्होंने ये कर लिया था। मेरे ख्याल से 54F का एग्जाम्पशन हमको लेना चाहिए शॉपिंग मॉल बेचकर घर खरीदने पर। आपको इन्वेस्ट करना था 65 लाख रुपए, आपने इन्वेस्ट किया 46 लाख रुपीज। सो जो डिफरेंस है मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट दैट में बी एलिजिबल अंडर 54F। पर यहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट ये आता है कि ये पैसा उनने खुद ने नहीं लगाया, लोन लेके लगाया। ऐसे कुछ केस लॉज हैं, हालांकि मतलब आईसीआई डोंट नो किस लेवल तक गई है इसमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके सजेस्टेड आंसर हम देखते हैं। बाकी आईसीआई हो सकता है इस व्यू पर गई हो कि साहब वो भले ही लोन लेके पैसा लगाया हो, 54F का एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि ऐसी कुछ केसेस हैं जो कहते हैं कि लोन लेके भी पैसा लगाया है तो भी 54F का एग्जम्पशन मिलता है। तो अब उन्होंने लोन लिया 35 लाख 75 हजार का, उस पर इंटरेस्ट बनता है 12% का। 1 मई 20 को लोन लिया था एंड डिसबर्समेंट 1 जून को हुआ था, तो इनफैक्ट 1 जून से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, है ना। फिर शी डज नॉट ओन एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस। अब 1 जून से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकाल लो, 35 लाख 50 हजार पे, 35 लाख 50 हजार पे इंटरेस्ट निकालो एट द रेट ऑफ 12% फॉर 10 मंथ्स आई सपोज, 1 जून से 31 मार्च। और ये जो है ये इंटरेस्ट जो आएगा इसका डिडक्शन सेक्शन 24 में मिल जाएगा, सेक्शन 24 में। ठीक है, एक चीज बता देता हूं, ATEEA भी एक सेक्शन है और उसमें हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, जो 2 लाख के ऊपर का पोर्शन है। उसमें डिडक्शन इनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि मकान की स्टैंप वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा है। वहां की कंडीशन है ATEEA की, आपको पता होगा 45 लाख रुपए की, तो ATEEA तो नहीं मिलेगा पर डेफिनेटली 80 सेक्शन 24 में डिडक्शन मिल जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट भी 1,30,000 पे किया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन वो एलिजिबल हो जाएगा 80C में। पर मजे की बात यह है कि उनकी नेचर ऑफ इनकम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ये डिडक्शन नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हमको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है। सो हर इनकम एक्चुअली विल बी नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लॉट पे जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में चला गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शॉपिंग मॉल की दुकानें बेच के है उसमें से 54F का एग्जम्पशन अगर आईसीआई ने दिया हो तो मेरे हिसाब से तो मिल सकता है वो, क्योंकि लोन भी लिया है तो भी एग्जम्पशन मिलता है। तो आईसीआई ने अगर 54 का एग्जम्पशन दिया हो कि प्लॉट बेच के घर खरीदा विद इन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, शी में गेट द एग्जम्पशन अंडर 54F। उसके बाद हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सेक्शन 24 में जो 2 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन मिलेगा और वो 2 लाख सेट ऑफ हो जाएगा विद दिस इनकम। उसके बाद फाइनली 80C का जो डिडक्शन है वो उनको मिल नहीं पाएगा क्योंकि इनकम ही कैपिटल गेन बचेगी उनकी। तो इस हिसाब से टोटल इनकम आ जाएगी। शी हैड, यू जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। क्वालिटी क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है डेफिनेटली। अगला आता है स्टेट इन ब्रीफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ TDS। अभी देखो इस अटेम्प्ट में पता नहीं उन्होंने TDS TCS अच्छा खासा पूछा है, इसमें TDS पूछा, आगे फिर TCS पूछा, 8 नंबर का टोटल हो गया TDS TCS मिला के। अब क्या बोला उन्होंने कि TDS के प्रोविजंस बताओ, रेट बताओ, अमाउंट बताओ, वो सब बता दो। ठीक है, अब पहला, मिस्टर महेश हैज पेड 6 lakhs टू फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे ये पढ़ा मेरे दिमाग में आ गया 194C, क्योंकि और कोई सेक्शन लग ही नहीं रहा है। यू आर अ बिग डिडक्टर, योर टर्नओवर इज मोर देन ₹1 crore आगे लिखा है। यू हैव मेड अ पेमेंट टू एनी रेसिडेंट, द नेचर ऑफ पेमेंट इज नॉट रेंट, not commission, it is a payment for preservation of fruits and vegetables, which is a contractual payment. Payment is more than 1 lakhs, you have to deduct TDS at the rate of 2%. Because the payee is a company, you have to deduct TDS at the rate of 2%. तो 6 लाख का 2% 194C में TDS होगा। कितना याद करोगे? 2 नंबर के लिए उनने पूरा मतलब घुमा दिया। है सिंपल,
पर आप एग्जाम हॉल में अपनी सिचुएशन देखो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, अपन पूरे टीडीएस के सारे सेक्शंस याद कर रहे हैं, उसमें से 194 सी में जा रहे हैं, 1 लाख 2%, और वो सब चीजें एकदम से कैसे क्लिक होगी? दैट इज द की टू राइट द सीए इंटर टैक्स एग्जाम, कि आपको 2 नंबर के लिए वो कितनी चीजें याद करा रहे। फिर मिस्टर रामू, अ सैलरीड इंडिविजुअल हैज पेड अ रेंट। सैलरीड इंडिविजुअल 60,000 का रेंट दे रहा है, 194 IB, 50,000 से ऊपर रेंट। डिडक्टर इज नॉट अ बिग एसएससी, डिडक्टर जो है वो नॉन ऑडिट एसएससी है। डिडक्टर रेंट पे कर रहा है, 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहा है। 194 IB में टीडीएस होगा। जुलाई से मार्च तक का जो टीडीएस है 60,000 इंटू 9 है ना, 9 मंथ का जो रेंट बनेगा उस पर मार्च में टीडीएस करना है 5% की रेट पे। पर क्योंकि सामने वाले ने पैन नहीं दिया, तो 60,000 मार्च का जो रेंट है वो टीडीएस के रूप में डिडक्ट करना है। मतलब वैसे तो 206 डबल ए लगता है ना 20%, पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो मार्च के रेंट से ज्यादा बन रहा है टीडीएस, तो मार्च के रेंट के जितना 60,000 टीडीएस करना है। अब टीसीएस के ऊपर, ओवरसीज टूर प्रोग्राम, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पे नया टीसीएस सेक्शन आया है 206 में सी में, तो वो टीसीएस होगा। 5% की रेट पे टीसीएस होता है मेरे ख्याल से, या जो भी रेट है एकदम से मेरे को ध्यान, मुझे भी नहीं आ रहा है, आई थिंक 5% की रेट पे टीसीएस होता है। तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पे टीसीएस होगा। इसमें कोई 7 लाख रुपए की लिमिट भी नहीं है, 5 लाख रुपए दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। तो कल्पित जब वो टूर ऑपरेटर को पेमेंट करेगा, तो टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वो टीसीएस कलेक्ट करे, 5 लाख रुपए के साथ टीसीएस कलेक्ट करे। द पेई हैज टू कलेक्ट द टीसीएस एट द गिवन रेट 1% और वॉट एवर इट इज, उस पर टूर ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है। ठीक है, पैन भी दे दिया उसने, पेई चेक वगैरह से भी पेमेंट कर दिया, तो टीसीएस होगा। ठीक है, फिर दूसरा है जो नया अगेन टीसीएस है 206C1H, जिसमें वो 10 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों को टीसीएस करना होता है। तो 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, उसने गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट किया है, 75 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, तो सेलर की जिम्मेदारी है कि वो बायर को जब 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो बायर से टीसीएस कलेक्ट करे। तो यहाँ पे सेलर मिस्टर अनु, ये इन्होंने 75 लाख जब रिसीव किए, जो कि 50 लाख से ज्यादा है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि 0.10% की रेट पर वो टीसीएस कलेक्ट करे। बहुत ही नॉमिनल सा 0.10% की रेट पे टीसीएस कलेक्ट करे। दैट इज इट। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन आता है सी क्वेश्चन। तो 4 और 4 8 नंबर हो गए, 8 के बाद अब 6, 14 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसको देख रहे हैं अपन। मिस्टर रवि, अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, owns a let out house property having different flats in Kanpur, which has the municipal value of 27 lakhs. अब देखो ये जो क्वेश्चन है हाउस प्रॉपर्टी का है, थोड़ा मन में कंफर्ट लगता है कि हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, सिंपल होगा। वैसे सिंपल है, बट अगेन दे आर ट्राइंग टू गो इनटू सम एस्पेक्ट। तो म्युनिसिपल वैल्यू दूसरा है ना 27 लाख, फेयर मार्केट रेंट 30 लाख, विच एवर इज हायर 30 लाख, और स्टैंडर्ड रेंट 29,80,000, विच एवर इज लोअर। तो फाइनली अपना रीजनेबल रेंट आ जाता है, एनुअल लेटिंग वैल्यू आ जाता है 29,80,000। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 40 लाख, पर वो जो 40 लाख है उसमें से 10 लाख जो है एमेनिटीज का है, एमेनिटीज का भी है, तो अपन उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स कर ले, तो अपना एक्चुअल रेंट हो गया 40 लाख। मतलब अब एक प्रॉपर्टी है, ये जो जितने भी फ्लैट उन्होंने किराए पे दिए हैं, इसमें से एक फ्लैट है जो 4 महीने वेकेंट रहा था, तो 40 लाख में से अपन 2,40,000 का 4 महीने का रेंट माइनस कर लेंगे, 80,000। 2,40,000 मतलब अगर 1 साल का है तो 4 महीने का 80,000 होगा, तो वैकेंसी अलाउंस माइनस कर लेंगे, माइनस करके जो भी आता है अपना वो जीएवी आ जाएगा। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड माइनस कर लेंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स 4 लाख बनता है। अब ये 10% रिबेट देने के बाद का फिगर है, अगेन ऐसा लगता है ये भी एक लूजली टाइप्ड है। ठीक है, ही हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस 4 लाख पे किए हैं या 4 लाख माइनस 10% पे किए,
ये नहीं समझ आता है। उनका कहना है 10% रिबेट मिलता है जल्दी पेमेंट पे, तो वो 10% रिबेट के बाद का फिगर है 4 लाख या पहले का, ये कंफ्यूजन है। तो जैसा भी हो आप एक फुटनोट लिख देना चाहिए ऐसे केस में कि क्वेश्चन से क्लियर नहीं होता है, हम अपने हिसाब से व्यू ले रहे हैं। तो जो भी है, मान लो अपन ने कह दिया 4 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, तो ये 4 लाख माइनस कर दो, अरियर्स 1,40,000 माइनस कर दो, उसमें इंटरेस्ट भी है तो वो भी माइनस कर दो, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड, म्युनिसिपल टैक्स का ही हिस्सा बन जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स, तो वो भी माइनस हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना, ये लिफ्ट मेंटेनेंस मेंटेनेंस कुछ माइनस नहीं होगा, ठीक है, कैश में पे करो कुछ नहीं माइनस होगा, स्टाफ की सैलरी माइनस नहीं होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन कवर्स एवरीथिंग, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ रवि, तो ये इनकम आ गई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर आर एंड हिज वाइफ मिसेज आर फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आर एज अंडर। मिस्टर आर हैज ट्रांसफर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी without any consideration to HUF, of which he is a member. During the previous year, HUF earned income of 50,000. इससे सिंपल और क्या क्वेश्चन होगा, स्ट्रेट अवे सेक्शन 64 में दिया हुआ है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू HUF, क्लबिंग इज अट्रैक्टेड, HUF की इनकम इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होगी। Mr. R transferred 4 lakh to his wife, Mrs. R, on this date without any consideration, which was given as a loan by her to Mr. Girish. She earned 3,50,000 as interest during the earlier previous years, which was also given as loan to Mr. Girish. During the previous year, she earned 11% per annum. तो देखिए, मिस्टर आर ने जो अपनी वाइफ को दिया था 4 लाख, इस पे इनकम जो होती है ये तो क्लब हो जाएगी मिस्टर आर के हाथ में, पर उस इनकम से जो इनकम होती है इस पे भी 11% जो उनकी वाइफ ने कमाए, ये क्लब नहीं होगी इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर आर। तो हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पर 4 लाख का 11% वो क्लब हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर आर, और 3,50,000 का 11% जो उनकी वाइफ की इनकम है वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी। थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मिस्टर आर एंड हिज वाइफ बोथ होल्ड equity shares of this company, they are also working as employee in such company, during the financial year दोनों को सैलरी मिली। अभी देखो, एक स्पाउस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है और दूसरे स्पाउस को सैलरी मिलती है, तो पहले स्पाउस के हाथ में क्लब हो जाती है। पर अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है तो होता यह है कि जिसकी अदर इनकम ज्यादा है उसके हाथ में ये सैलरी क्लब हो जाती है। अब अदर इनकम किसकी ज्यादा है वो अपने को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ये बाकी क्लबिंग प्रोविजन देख लो, इसके हिसाब से जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा है, क्योंकि दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का 20% से ज्यादा इंटरेस्ट है, दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में ये सैलरी क्लब हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है, Mrs. R transferred 5,000 equity shares of RSB Limited on this date to Mr. R without any consideration. तो मिसेज आर ने, वाइफ ने हस्बैंड को असेट ट्रांसफर किया, कंपनी ने उसके ऊपर बोनस दिया, और मिस्टर आर ने एंटायर शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर दी। तो मिस्टर आर के हाथ में ये जो 5,20,000 का कैपिटल गेन हुआ ये मिसेज आर के हाथ में क्लब हो जाएगा। सो दिस विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेज आर। अपार्ट फ्रॉम अबो उनकी खुद की इनकम जो है वो दी गई है, तो सबसे पहले वही लिख लेना सॉल्यूशन में, मिस्टर आर की इनकम, ठीक है, मिस्टर आर की इनकम 4 लाख, मिसेज आर की इनकम 3,30,000। उसके बाद ये अदर इनकम पे क्लबिंग लगा देना, ये वाली इनकम जो है फर्स्ट वाली ये क्लब हो जाएगी मिस्टर आर के हाथ में 50,000, ठीक है। फिर उसके अलावा सेकंड इनकम जो है उसमें 4 लाख का 11% मिस्टर आर को टैक्सेबल हो जाएगा, और 3.5 लाख का 11% मिसेज आर को टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट करना, इसमें जो भी कैपिटल गेन आया था मिसेज आर के हाथ में क्लब हो जाएगा 5,20,000। एंड फाइनली जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा है उसके हाथ में 3,20,000 और 2,70,000 आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ट्रांसफर कर टैक्स कर देना। तो इसमें से 50 माइनस करना, इसमें से 50 माइनस करना, है ना, सैलरी है ना ये, तो सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, बोला नहीं तो भी करना है। तो इनमें से 50,50,000 माइनस कर देना,
और मेरे ख्याल से मिसेस आर की इनकम ज़्यादा आएगी, सारा अमाउंट मिसेस आर के हाथ में टैक्सेबल कर देना. सो दैट इज हाउ यू विल गेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस आर. अगला क्वेश्चन आता है बी क्वेश्चन. मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज पोस्टेड एट न्यू दिल्ली. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के क्वेश्चन वैसे नहीं आते, पर उनको लेना था, मतलब डिफिकल्ट पेपर लेना था, तो उनने दे दिया. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, से जॉब ज्वाइन किया 1 फरवरी 17 को. इंफॉर्मेशन दी गई. हालांकि मैं आपको बताऊं सैलरी का थोड़ा सा ही है, इसमें ज़्यादा चीज़ें दूसरी इन्वॉल्व है, सैलरी का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है. तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल कर देना, डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल कर देना. ठीक है, कुछ हिस्सा जो है इसका 40% जो है वो कंडीशनल है, ऐसा दिया हुआ है. बोथ मिस्टर एक्स एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक टू पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर 80 सीसीडी. तो मिस्टर एक्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर 80 सीसीडी का डिडक्शन दे देना. गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करती है उसको सैलरी में जोड़ लेना, और बाद में उस पर भी 80 सीसीडी का डिडक्शन दे देना. 80 सीसीडी की लिमिट होती है 10%, 10% ऑफ सैलरी. तो यहाँ पे 20% ऑफ बेसिक कंट्रीब्यूट किया जा रहा है. 380 का 20% कंट्रीब्यूट किया जा रहा है. इसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को जोड़ लेना. समझो, बेसिक 380, उसके बाद क्या हो गया, डीए 120, ये सब टैक्सेबल हो गया. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है 20% ऑफ बेसिक, 380 का 20 मतलब 76% टैक्सेबल. अब 80 सीसीडी में क्या करना, एम्प्लॉय को डिडक्शन दे देना, 380 प्लस 60,000, 380 प्लस 60,000 का 10% का, ये एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन दे देना, और 380 प्लस 60,000 का एम्प्लॉयर के लिए डिडक्शन दे देना. तो ये 80 सीसीडी का डिडक्शन हो जाएगा. ठीक है. गिफ्ट रिसीव्ड बाय एक्सेस माइनर सन ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम फ्रेंड. तो माइनर सन को जो गिफ्ट मिला वो माइनर की इनकम है. माइनर की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब होती है. 70,000 की इनकम माइनस 1,500 रुपये मत भूलना. ठीक है, 1032 में 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो टैक्सेबल है, और 1,500 रुपये एग्जम्प्ट है. ड्यूरिंग द ईयर 13-14 मिस्टर एक्स गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज 6 lakhs टू मिसेज एक्स. क्लबिंग पता नहीं उनने रिसेंटली पढ़ लिया होगा, क्लबिंग का फिर पूछ लिया. शी स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग हर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल. हर इन्वेस्टमेंट वाज दिस मच. ठीक है, हर इन्वेस्टमेंट वाज 10 lakhs. मिस्टर एक्स का इन्वेस्टमेंट इतना था. टोटल लॉस हुआ तो 1,30,000 का जो लॉस है 16 लाख की कैपिटल पे है. उसमें से 6 लाख का जो प्रोपोर्शनेट लॉस आएगा वो प्रोपोर्शनेट लॉस मिस्टर एक्स सेट ऑफ कर पाएंगे. मिस्टर एक्स विल गेट एज अ सेट ऑफ. फिर 6 पॉइंट आता है, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड 70,000 इन सुकन्या समृद्धि स्कीम 80C. ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 40,000 ऑन एन्युटी प्लान ऑफ 80CCC. तो 80CCC में डिडक्शन दे दो. इसका सबका मिला के लिमिट आपको पता है ना 1,50,000 है, तो 1,50,000 की लिमिट में दे देना. और 1,50,000 में 80 सीसीडी 1 भी आता है जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये भी आ जाएगा. ये भी 1,50,000 की लिमिट में आएगा. इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, मतलब दो में से एक फिगर आएगा, दूसरा नहीं आएगा. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख की लिमिट में आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख की लिमिट के बियॉन्ड है. फिर ही हैज टेकन एन एजुकेशनल लोन फॉर हिज मेजर सन हु इज परसुइंग MBA फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी. ही पेड 15,000 इंटरेस्ट. तो 80E में डिडक्शन मिल जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन लोन विच इंक्लूड्स 5,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920. एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलता है. 15,000 पे किया, 15,000 अलग हो जाएगा. ठीक है, तो 80E में डिडक्शन मिल जाएगा. दैट इज इट. उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मिस्टर कैलाश अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कुड नॉट फाइल द रिटर्न. तो रिटर्न नहीं भरा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एज अ टैक्स कंसल्टेंट बताओ. तो एक तो आपने रिटर्न नहीं भरा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी मतलब लेट फाइलिंग फीस लगेगी. उसके अलावा होगा आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है 2 साल तक का. लॉस अगर कोई है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन लॉस. और उसके अलावा आपका रिफंड अगर बनता है तो रिफंड पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. छोटी छोटी ये बातें हैं, अगर आपको याद हो तो ये है. अब यहां फिर उन्होंने मतलब आखिरी तक आपको, कई बार क्या होता है अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पहला पढ़ के आखिरी पढ़ लेते हैं, चलो ये नहीं आता तो आखिरी से पढ़ते हैं वो इजी होगा. तो ये उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो सेक्शन पढ़ के आपको लगेगा ये क्या लेवल चल रहा है.
अब ये जो है उनका कहना है, मिस्टर सीताराम इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ सीमेंट, हैविंग टर्नओवर ऑफ 10 करोड़, एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज हिम व्हाट आर द पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड अंडर 139(6)(a। ये क्या है 139(6) है? हमने तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं होगा आपने, मैं एश्योरेंस दे रहा हूं आपको, बिल्कुल नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, चिंता की बात नहीं है। आप ऑप्शन में ये कर लेना, ये तो पढ़ा है ना, ये कर लेना, सारे थोड़ी करने, ठीक है। वो जानबूझ के दे रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब ये जो दिया है इसमें बेसिकली आपको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, और अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर चुके हो तो उसका प्रूफ लगाना पड़ता है कि हम ऑडिट करा चुके हैं, प्लस पार्टनर्स की डिटेल देनी पड़ती है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म हो तो पार्टनर्स की डिटेल्स देनी पड़ती है, एओपी हो तो मेंबर्स की डिटेल्स देनी पड़ती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये और दिया हुआ है। अभी मेरे को तो नहीं लगता कि आपने ऐसा कोई पढ़ा होगा 139(6) में क्या पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं। तो एनीवेज उनने पूछ लिया, उनका मन किया, कोई रोक नहीं सकता था उनको, उनने पूछ लिया। लेवल डेफिनेटली डिफिकल्ट था, एंड आई बिलीव आईसीआई विल कम आउट विथ अ वेरी गुड रिजल्ट, एंड आई होप ऑल ऑफ यू कम विथ फ्लाइंग कलर्स। बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच।